ठीक है। और प्लस 12th में अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, जो कि ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, तो इंग्लिश का सब्जेक्ट उठाना, इंग्लिश में पेपर ना दे पाओ तो हिंदी का उठा लेना, और साथ साथ में जनरल टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दोगे, शांति से इन 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करिए, आपका आराम से सीयूटी एग्जाम निकल जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, 12th का सिलेबस आता है इसमें 12th का सिलेबस आता है, सिर्फ और सिर्फ 12th का इसमें सिलेबस आता है, ठीक है। 11th का नहीं आता, सिर्फ 12th का आता है। आसानी से तैयार कर सकते हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, सबके लिए 12th का ही सिलेबस आता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए 12th का सिलेबस आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा आपको सुझाव होगा, आप लेने को एक सब्जेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट के बेसिस पे कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, या आप लेने को बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन सही नहीं हुआ तो आपको एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ मैथ ले लो, सिर्फ आप फिजिक्स ले लो, तो लेने को ले सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम 5 सब्जेक्ट आप जरूर लें, ये मेरा आपको सुझाव होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। पेपर कैसा आता है, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर कैसा आता है भाई? तो पेपर में देखिए, एक सब्जेक्ट का, आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं उसका अलग अलग पेपर होगा। एक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो एक सब्जेक्ट में जो है वो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, और आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, 1 आवर लिखना चाहिए मुझे। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, और अगर आप सही करते हो तो आपको +5 नंबर मिलते हैं, अगर आप गलत करते हो तो आप -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। तो जितने सब्जेक्ट आप चुनोगे उतने ज़्यादा मार्क्स होंगे आपके, और उस मार्क्स को कैलकुलेट करके देखा जाता है। कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पेपर का पैटर्न आप समझ गए कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का समय होगा एक सब्जेक्ट के लिए, और आपका +5 -1। जैसे मान लेते हैं आपने कोई 2 सब्जेक्ट चुन के रखा है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई 3 सब्जेक्ट चुन के रखा है, तो आपका 1 दिन एग्जाम पड़ा और 3 घंटे का एग्जाम हुआ, और ये तीनों सब्जेक्ट आपके पूछे गए। ऐसा नहीं होता कि हर सब्जेक्ट का एग्जाम अलग अलग दिन होता है। सब्जेक्ट का एग्जाम एक साथ भी पढ़ सकता है आपका, अलग अलग दिन भी पढ़ सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहे, ऐसा मत सोचिएगा कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक दिन होगा। एक ही दिन आपके तीनों सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका 5 अलग अलग दिन आपके सब्जेक्ट्स का एग्जाम हो। ये बिल्कुल ही रैंडम बात है, ये तब पता चलती है जब एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, फीस की बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने की फीस कितनी लगती है और टोटल कितना खर्चा आता है सीयूटी एग्जाम देने में। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म की फीस की पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म की फीस क्या रहती है। फॉर्म की फीस क्या रहती है? तो अगर आप 3 सब्जेक्ट तक भरते हो, 3 सब्जेक्ट तक, तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि चाहे आप 1 सब्जेक्ट भरो, 2 भरो या 3 भरो, तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपये लगते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी स्टूडेंट हो तो आपके 900 रुपये लगते हैं। अगर आप SC/ST स्टूडेंट हो या PWD हो तो जो है वो आपका 800 रुपये लगता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट लोगे तो पर सब्जेक्ट 400 रुपये और ऐड होगा अगर आप जनरल हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो तो पर सब्जेक्ट 375 रुपये और ऐड होंगे, और अगर आप SC/ST हो तो 350 रुपये हर सब्जेक्ट के और ऐड होंगे। जैसे कि मान लीजिए 800 लगा 3 सब्जेक्ट के लिए, आपने 4 लिया तो 800 + 350 यानी कि 1150 रुपये आपके हो जाएंगे, और एक और सब्जेक्ट लिया तो 350 और जुड़ेगा, ठीक है। टोटल 5 ही ले सकते हो, 5 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते, तो 3 तक इतना लगेगा, और आपका एक एक सब्जेक्ट ऐड करने पे इतना इतना और जुड़ेगा। ये आपके फॉर्म की फीस होती है। इसके बाद होता है आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में बहुत परेशानी होती है क्योंकि अचानक से सिटी वगैरह आपको घोषित की जाती है, अचानक से दी जाती है, और देने के बाद आपको वहाँ जाना होता है, तो उसमें भी आपके काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। एग्ज़ाम के बाद आता है आपका रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के बाद स्टार्ट होती है आपकी काउंसलिंग, ठीक है। अच्छा, काउंसलिंग में अगर CUET 2025 की बात करूं तो 370 प्लस यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया था,
और अगर 2026 की बात करूं तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी यानी कि करीबन 400 प्लस यूनिवर्सिटी इस बार भाग लेंगी। 400 प्लस यूनिवर्सिटी इस बार भाग लेंगी। ठीक है। अच्छा, हर एक यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का कम से कम अगर बताऊं तो 200 से लेकर के 500 तक रुपए तक काउंसलिंग का पैसा लगता है हर एक यूनिवर्सिटी में। तो सोचिए इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप सब में काउंसलिंग कराओगे तो आपका कितना पैसा लग जाएगा। और आपको क्योंकि काउंसलिंग की हो सकता है समझ ना हो, आप किसी काउंसलर से कराओ, मुझसे कराओ या किसी से भी कराओ, तो वो कैफे वाला भी चार्ज लेगा, या काउंसलर है तो काउंसलर भी हर एक कॉलेज का चार्ज लेगा। तो अच्छा मोटा खासा पैसा बन जाता है काउंसलिंग में। तो फॉर्म तो आपका बड़ा सस्ता है लेकिन काउंसलिंग बड़ा महंगा पड़ता है आपको। तो काउंसलिंग हमेशा कट ऑफ देख करके की जानी चाहिए। अब कहोगे मैम कट ऑफ कितने मार्क्स तक लाएं ताकि हमको कॉलेज मिल सके और आसानी से मिल सके और कम कॉलेज हम भरे तो भी मिल जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है, देखिए आपने अगर एक सब्जेक्ट लिया है तो एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन है और 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है 250 नंबर हुए। 250 नंबर, ठीक है, 250 नंबर आपके हुए। समझ आ गई बात। तो अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहने का मतलब जैसे कि आपका BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आपका JNU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, ठीक है, ये सब जो अच्छे कॉलेज होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं, अगर आपको उनमें जाना है तो 250 में से कम से कम 150 टारगेट करिए, 150 प्लस ही टारगेट करिए। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 150 प्लस टारगेट करिए। और अगर एकदम टॉप की जैसे कि BHU DU में जाना है तो कम से कम 200 टारगेट करिए हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में जब आपका 200 का टारगेट रहेगा तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे। और आपकी कट ऑफ जो है वो टोटल में से नहीं बताई जा सकती। जैसे कि नीट का एग्जाम होता है, उसमें टोटल 720 नंबर का वो होता है, तो 720 में से कितना ला दो कि आप कॉलेज पा जाओ, ये बताया जा सकता है। लेकिन CUET में कट ऑफ जो है वो कॉलेज वाइज होती है, कॉलेज वाइज प्लस कोर्स वाइज होती है, कोर्स वाइज। तो इतने सारे कॉलेज हैं, इतने सारे कोर्स हैं, कट ऑफ नहीं बताया जा सकता। पर आपको एक अंदाज बता रही हूँ कट ऑफ का। जैसे मान लेते हैं BHU है, BHU कट ऑफ को समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं BHU है और इसमें आप क्या करना चाहते हो, BRIT करना चाहते हो, BMRIT करना चाहते हो, चलो BMRIT करना चाहते हो, इससे आप BMRIT ये कोर्स आप यहाँ से करना चाहते हो। और BHU ने कहा है कि ये कोर्स करने के लिए हम फिजिक्स के मार्क्स जोड़ेंगे, केमिस्ट्री के जोड़ेंगे और बायोलॉजी के जोड़ेंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं देखेंगे हम, ऐसा BHU ने कहा हुआ है। पर आप हो, मान लेते हैं ये आप हो, आपने एग्जाम दिया है मेरे कहने पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, इसमें आपने एग्जाम दे रखा है। और आपके फिजिक्स में मान लेते हैं 200 नंबर है, केमिस्ट्री में 100 नंबर है और बायो में मान लेते हैं इसमें भी 200 नंबर है। चलो आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे मार्क्स ले आए। जनरल टेस्ट में भी आपका 180 नंबर है और इंग्लिश में मान लेते हैं आपका 20 नंबर है, मान लेते हैं, मानने में क्या रखा है। तो अब बच्चा सोचेगा अरे मेरे तो 20 नंबर है, मेरा तो BHU में होगा ही नहीं, इंग्लिश में मेरे 20 नंबर है। तो ऐसा नहीं होता। अगर BHU ने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगा है तो आपके यही तीनों मार्क्स देखे जाएंगे और इसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। यानी कि तीनों का अगर जोड़े तो 250 गुणे 3 आपका हो जाता है 750। 750 में से आपने कितने मार्क्स पाए हैं, 500 मार्क्स, तो इस 500 के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। समझ गए बात। ऐसे ही कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है जो दूसरे सब्जेक्ट्स मांगी है तो उसमें से जिन सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया है उनके मार्क्स जुड़ जाएंगे। मान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी होती, उसने कहा कि हम तो चलो PCB भी लेंगे और आपका जनरल टेस्ट भी देखेंगे, तो आपके PCB प्लस जनरल टेस्ट के मार्क्स जोड़ करके कट ऑफ बनेगी। समझ आ गई बात। तो जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनमें ये चेक कर लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट मांगा गया है किस कोर्स के लिए और हमारे उन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। अगर आपके 150 से 200 के बीच मार्क्स हैं तो हर एक सब्जेक्ट में, तो आप मान के चलना आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। समझ गए। तो कट ऑफ समझाने का इससे बेस्ट तरीका मेरे पास नहीं था, क्योंकि CUET की कट ऑफ में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि CUET का कौन सा एग्जाम देना है, आपको UG वाला एग्जाम देना है। CUET का फॉर्म डेट और एग्जाम डेट हमने डिस्कस कर लिया है।
फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, फॉर्म फीस और आपकी काउंसलिंग फीस, ये भी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, पेपर का पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, पेपर पैटर्न। एक और चीज बता दूं, पेपर जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। कैसा पेपर होता है आपका, ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर पे होता है। आज क्या हो गया, मेरी स्पेलिंग काम नहीं कर रही, ऑनलाइन। ठीक है, पेपर आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि सीबीटी मोड में होता है, और ये चीज़ आपको कंप्यूटर पे देनी होती है। तो कई लोग कहेंगे हमें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो फिक्र की कोई बात नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, आपके साथ इन्विजिलेटर लगे होंगे एग्ज़ाम हॉल में, आप उसमें लॉगिन करना पूछ सकते हो। आपका खासकर डेट ऑफ बर्थ मांगता है लॉगिन में, और रोल नंबर मांगता है। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख करके, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो इन्विजिलेटर आपको हेल्प कर देंगे। वो लिख करके आपको क्या कर देना है, माउस से क्लिक कर देना होता है, आप लॉगिन हो जाते हो। उसके बाद जो भी आंसर सही लगे, माउस से ऐसे क्लिक कर करके उस आंसर पे टिक करते चले जाना होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। और अगर आपको रफ लगती है कोई चीज़ सॉल्व करने में, तो सेंटर पे ही आपको रफ पेज भी दिया जाता है, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। और सेंटर पे आपको रफ पेज के साथ साथ आपको खुद क्या ले जाना, सेंटर पे आपको रफ पेज दिया जाता है, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। और साथ साथ में जब आप खुद जाते हो एग्जाम हॉल में, तो आपको एक पेन लेकर के जाना होता है, अपना बॉटल लेकर के जाना होता है, और जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपको हैंकी वगैरह की ज़रूरत है या मास्क की ज़रूरत है, तो वो आप ले जा सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें सेंटर पे नहीं ले जानी होती। तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है सीबीटी मोड में, और हिंदी मीडियम में भी एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश मीडियम में भी एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश मीडियम में भी एग्ज़ाम होता है। टोटल आपके 13 भाषाओं में एग्ज़ाम होता है। जैसे मान लेते हैं कोई अगर बंगाल का, उसे हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती, तो बंगाली भाषा में भी एग्जाम होता है। लेकिन जो बच्चे किसी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतना जान ले कि उनका जो एग्जाम सेंटर है वो भी उसी रीजन में पड़ेगा। जैसे किसी ने बंगाली चूज किया है, बंगाली मीडियम, तो उसको बंगाल में ही सेंटर मिलेगा। किसी ने अगर असमीज चूज किया तो उसको असम में ही सेंटर मिलेगा। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश चुन रहे हो, तो आपको ऑल ओवर इंडिया हर जगह आप सेंटर डाल सकते हो एग्जाम का, कि कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हो। एग्जाम सेंटर चुनने का ऑप्शन आता है। अच्छा, आगे हमने क्या बात कर ली, एलिजिबिलिटी की बात कर ली कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लिया। हमने जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि सब्जेक्ट कैसे चुने, सब्जेक्ट, तो मैंने कोर्स वाइज सब्जेक्ट सिलेक्शन बता दिए। इसमें कितने कोर्सेज होते हैं, मैंने कोर्सेज आपको गिनवा दिए। ठीक है, और ये एग्ज़ाम लड़का लड़की सभी दे सकते हैं, लड़का लड़की सभी दे सकते हैं एग्ज़ाम को। देखिए कई लोग पूछते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ आपका कम से कम 17 साल का उम्र होना चाहिए। 17 साल अगर आपका 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले अगर आप 17 साल के हो जा रहे हो, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा आप कितने भी साल के बूढ़े ही क्यों ना हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। ठीक है, और अगर आपने पिछले साल एग्ज़ाम दे रखा है तो भी आप इस बार दे सकते हो। आप चाहे जितनी बार सीयूटी का एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आपने 12th के बाद 4-5 साल का गैप लिया है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप जस्ट 12 पास आउट हो या अभी 12th पास करोगे इस साल 2026 में, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, बस कम से कम 17 साल की उम्र होना चाहिए। 31 दिसंबर से पहले पहले आप 17 साल की हो जाओ, और साथ में आपको क्या करना है, परसेंटेज वाला जो बताया था वो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके